पीएम केयर्स फंड को लेकर दाखिल की गई एक पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर पीएम केयर्स फंड बनाने को चुनौती दी थी। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पीएम केयर्स फंड वॉलेंटरी फंड है, जबकि एनडीआरएफ है नेशनल डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट, और एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट जो फंड है वो सरकारी हैं, बजट के दायरे में आते हैं। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने इस एनजीओ की ओर से दलील में कहा कि पीएम केयर्स फंड बनाना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रोविजन के खिलाफ है। दुष्यंत दवे ने कहा कि एनडीआरएफ का ऑडिट सीएजी करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया महालेखाकार करता है, और सरकार कह रही है कि पीएम केयर्स फंड का ऑडिट प्राइवेट ऑडिटर से करवाया जाएगा। पीएम केयर्स फंड के मुखिया प्रधानमंत्री हैं, सरकार इसे ऑपरेट करती है, लेकिन इसका ऑडिट सीएजी के बजाय कोई निजी कंपनी करेगी। ये सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत भी नहीं आएगा पीएम केयर्स फंड जो है। इसी को देखते हुए अर्जी में पीएम केयर्स फंड पर ऐतराज जताया गया और इसकी ट्रांसपेरेंसी पर, पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए। इस अर्जी में मांग की गई थी कि फंड को पहले से ही इस काम के लिए मौजूद एनडीआरएफ या एसडीआरएफ में ट्रांसफर कर दिया जाए। पीएम केयर्स फंड में सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का पैसा जाने पर भी ऐतराज जताया गया। हालांकि सभी दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी मांगों को खारिज कर दिया। मेरे साथ है निखिल डे, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह अपना समय हमें देने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पीएम केयर्स फंड को लेकर सरकार ने जो तर्क दिए, जवाब दिए, आर्गुमेंट्स दिए, वो आपको कितने वाजिब लगते हैं? बिल्कुल गैर वाजिब है। दो स्तरों पर इसको देखना चाहिए। पहली बात यह है कि ये बात बिल्कुल सही है कि जिस किस्म का डिजास्टर में डिजास्टर रिलीफ फंड एक सरकारी ढांचा बना हुआ है, तो उस ढांचे में यदि कोई कमी है, यदि वो किसी ढंग से उस पैसे को खर्च नहीं कर पाते हैं या पैसे ला नहीं पाते हैं, तो उस एनडीआरएफ में कुछ बदलाव लाया जा सकता है। कम से कम सरकार जब काम कर रही है, प्रधानमंत्री एक निजी व्यक्ति के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं, ना निजी व्यक्ति के तौर पर उन्होंने पैसे जुटाए हैं पीएम केयर्स में, लेकिन वो इसमें स्पष्ट दिखता है कि वो सरकारी जो आवश्यकताएं हैं, नियम है, निगरानी है, उससे बचना चाहते हैं। और कहां बचना चाहते हैं? सीएजी के ऑडिट से बचना चाहते हैं क्योंकि वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा, और कहां बचना चाहते हैं? आरटीआई से बचना चाहते हैं क्योंकि वो भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा जो जनता देख सकेगी और निगरानी कर सकेगी। और ये कहना कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यहां निजी पैसा ही आ रहा है, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहां दूसरे स्तर पर यह बात थी कि पैसा सीएसआर से भी आया, और सीएसआर में आप और हम जानते हैं, जब जिला कलेक्टर कहता है सीएसआर उन कंपनियों को कि पीएम केयर्स में आप डालिएगा, पीएम केयर्स के कोटा थे, कई सारे चीजें, हकीकत ये था कि पीएम केयर्स में पैसा रेलवेज ने दिया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने दिया, तो वो कोई निजी कंपनियां नहीं है, वो भारत की जनता के पैसे हैं। और पैसा यदि प्रधानमंत्री कार्यालय में आए, ये भी नहीं कि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड, पीएम रिलीफ फंड में भी नहीं डाला, एक नया ही बना दिया, एक पूरा। और हम तो मानते हैं कि इन सारे फंडों को आरटीआई के तहत आना चाहिए, सीएजी का ऑडिट होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि जो एनजीओ सरकारी काम करते हैं, क्योंकि ये सरकारी, आप मान लो ये इनका कहना है कि इस पूरे चीज में ये वेंटिलेटर्स ले रहे हैं या सेफ्टी इक्विपमेंट पीपीई ले रहे हैं, तो फिर सरकार यदि ले रही है तो उसका पूरा हिसाब किताब खुला होना चाहिए। जी, बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूं। पीएम केयर्स फंड को आरटीआई के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है, जैसे निखिल डे हमारे मेहमान बता रहे हैं। पीएमओ ने आरटीआई आवेदन पर कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का कहना है कि इन्फॉर्मेशन देना, मैं कोट कर रहा हूं, कार्यालय के संसाधनों को असमान रूप से डाइवर्ट करना होगा। इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफिस, एक लूज ट्रांसलेशन की है मैंने।
आरटीआई एक्टिविस्ट और रिटायर्ड कॉमोडोर लोकेश बत्रा ने आरटीआई फाइल की थी, जिसमें उन्होंने पीएमओ में अप्रैल 2020 के बाद से हर महीने आने वाले कुल आरटीआई एप्लीकेशंस, अपीलों, उनके डिस्पोजल का ब्यौरा मांगा था कि इस फंड को लेकर कितनी आरटीआई एप्लीकेशंस आई हैं, उनको किस तरह से डिस्पोज किया गया है, कितनी अपील्स आई हैं। पीएमओ के चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के हवाले से खबर में कहा गया कि आपकी ओर से जो जानकारी मांगी गई है वो दफ्तर में कंपाइल करके नहीं रखी गई है कि कितने आरटीआई के आवेदन आए, कितनी अपील्स आई, कितनी एप्लीकेशन आई, कि हमें जानकारी चाहिए, वो कंपाइल करके रखी ही नहीं गई है। इस जानकारी को जुटाना और कंपाइल करना दफ्तर को उसके सामान्य कामकाज से भटकाएगा। ऐसे में एक्ट की धारा 7(9) को देखते हुए ऐसा नहीं किया गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने हिंदू की इसी खबर को ट्वीट किया और लिखा, पीएम केयर्स फॉर राइट टू इम्प्रोबिटी। सीताराम येचुरी हैं सीपीएम के नेता। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आखिर क्या और क्यों छुपा रहे हैं। कोरोना से लड़ने के नाम पर यह निंदनीय लूट है। इस फंड को प्रभावी ढंग से महामारी से निपटने, लोगों को कैश ट्रांसफर करने, मुफ्त खाना देने, इसके लिए राज्यों को ट्रांसफर किया जाए। मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है निखिल कि पीएम केयर्स फंड है, जैसे कि आप बता रहे थे कि जैसे रेलवे ने पैसा दिया, सरकारी कंपनियों ने पैसा दिया, एमपी लैड जो सांसद निधि फंड है वो भी इसमें शामिल है। ये जनता का पैसा है, जैसे आपने भी कहा, और कुछ नियमों के दायरे में ही खर्च किया जा सकता है। फंड कैसे खर्च किया जा रहा है, ये हक क्या सुप्रीम कोर्ट ने जनता से छीन लिया है, आप ये कहेंगे क्या? पूरी तरह से छीना नहीं है, लेकिन बहुत सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है हमारे हिसाब से आरटीआई के पूरे स्पिरिट के खिलाफ है, पब्लिक एक्सपेंडिचर में प्रोबिटी के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही छोटी सी टेक्निकल गली ली है कि एनडीआरएफ सरकारी बजट से आएगा और पीएम केयर्स एक प्राइवेट कोई एजेंसी है। अब कोई भी किसी से भी पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय में यदि पैसा आ रहा है, वो कोई निजी पैसा थोड़ी आ रहा है, और उसमें कोई तय ये नहीं कर सकते हैं कि एक ही व्यक्ति उसके ऊपर उसका पूरा देख रेख करेंगे। मान लो आपने कह भी दिया कि आपको एक ऐसा फंड चाहिए जहां आप तुरंत कहीं भी खर्चा करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर निगरानी की व्यवस्था तो भारत के सरकार के एक एक रुपया के ऊपर है। इसीलिए सीएजी को अंबेडकर साहब ने भी कहा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर है, क्योंकि वो एक एक पाई का हिसाब भारत की जनता को देता है। अब वो हिसाब की निगरानी तो रखनी ही पड़ेगी, दिखानी ही पड़ेगी। और ये मैं तो कहता हूं आरटीआई के तहत केवल मांगने पर नहीं, आरटीआई का सेक्शन 4 धारा 4 लागू होना चाहिए कि एक पैसा आया तो वो बाहर आ जाना चाहिए, या 10 करोड़ आए तो 1000 करोड़ आए तो बाहर आना चाहिए, और किस पर खर्च हुआ वो बिना मांगे वेबसाइट पे आ जाना चाहिए। तो ये कहना कि डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज डाइवर्जन होगा, वो बिल्कुल ही गलत है। वो और प्रधानमंत्री कार्यालय को ये कहना, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सब सवालों के ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया है। ये सवाल तो चलते रहेंगे आरटीआई के दायरे में, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय छिप रहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय छिपा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो सवाल आज तक सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना एक ही चीज पर ये पूरा केस चल रहा था कि इसको एनडीआरएफ में ट्रांसफर करें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका एक दूसरा एजेंसी आप रख सकते हैं, उस दूसरे एजेंसी को सारे वो चीजें उन आयामों में आना पड़ेगा, और हमारा मानना है कि हम करवाएंगे कि सीएजी से ऑडिट होगा ही होगा, जनता सवाल पूछेगी और आरटीआई के दायरे में आएगा ही आएगा, और चाहे किसी ने सवाल पूछा या न पूछा उसको जवाब देना ही पड़ेगा। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स में छुपने की कोशिश कर रहे हैं बड़े बड़े नेता और पार्टियां, वैसे यहां तो प्रधानमंत्री कार्यालय छिप नहीं सकता। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। पीएम केयर्स फंड का डेटा सरकार ने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जारी किया है। पीएम केयर्स फंड में शुरू के 5 दिनों में 3076 करोड़ रुपए आए। सरकार ने बाद के 5 महीनों का डेटा नहीं दिया है। सरकारी जो फिगर्स हैं उनके मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में पीएम केयर्स फंड में 39,68,000 रुपए फॉरेन करेंसी में मिले हैं। 27 मार्च 2020 को
रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत पीएम केयर्स फंड का पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। पीएम केयर्स फंड की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इसमें से 3,100 करोड़ रुपए कई गतिविधियों के लिए, एक्टिविटीज के लिए एलोकेट किए जा चुके हैं। पीएम केयर्स फंड में से 2,000 करोड़ रुपए मेड इन इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकारी अस्पतालों के लिए वेंटिलेटर्स की सप्लाई में इस्तेमाल हुए। 1,000 करोड़ रुपए जो प्रवासी मजदूर थे उनके लिए राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एलोकेट हुए। बाकी 100 करोड़ रुपए देश में कोरोना की वैक्सीन के डेवलपमेंट पर खर्च हुए। मेसर्स SARC, साक एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अगले 3 साल के लिए पीएम केयर्स फंड का ऑडिटर बनाया गया है। मेरा आखिरी सवाल है निखिल आपसे, आपने भी जिक्र किया है इसका, ये 2,000 वेंटिलेटर्स और बाकी चीजों का। मेरा आखिरी सवाल यह है कि सरकार ने महज 5 दिन का डेटा जारी किया है, बाकी दिनों का क्यों नहीं कर रही? इसके पीछे की मंशा क्या है? और एलोकेशन की डिटेल से आप कितने संतुष्ट हैं जो वेबसाइट पर डाली हैं कि 2,000 रुपए मतलब 3,100 करोड़ रुपए एलोकेट किए जा चुके हैं, 2,000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर्स, 1,000 करोड़ प्रवासी मजदूरों और 100 करोड़ वैक्सीन के डेवलपमेंट पर। आपको इसमें क्या एतराज दिखाई देता है? आप कितने संतुष्ट हैं इससे? पहला एतराज है कि पूरी सूचना है ही नहीं। आप 5 दिन की सूचना दें, उसके बाद आधी अधूरी दें, फिर कुछ भी नहीं दें, ये बिल्कुल अमान्य है। तो यदि आप आधी अधूरी सूचना देंगे तो कौन किसका क्या विश्लेषण करेगा? तो विश्लेषण तो है पारदर्शिता। सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय धज्जियां उड़ा रहे हैं डिजिटल गवर्नेंस का, क्योंकि उसका मतलब आप वेबसाइट पे डाल ही नहीं सकते हो। RTI का, क्योंकि आप जवाब ही नहीं दे रहे हो। कई लोगों ने, लोकेश बत्रा जी ने फाइल किया, कई लोगों ने RTI लगाए, सबको यही जवाब मिला कि आप वेबसाइट पे जाके देख लो, तो वेबसाइट पे कुछ है ही नहीं। तीसरा, आप पूरे सरकारी ढांचा जो खर्चा है सरकारी पैसे का CAG के तहत आए, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं जब आप लगा रहे हैं एक निजी ऑडिटर और कह रहे हैं 3 साल के लिए ये करेंगे। और चौथा, जब आपसे सवाल पूछा गया आप सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं और आप ऐसी पतली गली निकाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, हम इसका जवाब इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा जब हमारा पूरा कार्यालय यही जवाब देते रहेगा। एक ही सीधा सोल्यूशन है और उससे बहुत कुछ हल हो जाएगा। मान लो प्रधानमंत्री कार्यालय, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, को एक ऐसा एक ढांचा खड़ा करना है जहां उनको तुरंत कुछ NDRF के पूरे प्रक्रिया के थ्रू नहीं, लेकिन कहीं खर्चे करने हैं वेंटिलेटर्स या किसी और डेवलपमेंट पे, तो पारदर्शिता तो रखें और CAG का ऑडिट रखें। CAG का ऑडिट पहले थोड़ी होता है, बाद में होता है। ये मंशा दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप जवाबदेही नहीं होना चाहते हैं, पारदर्शी नहीं होना चाहते हैं। डिजिटल गवर्नेंस की आप बात ही मत करो। यदि प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं दिखा सकता है कि कितना पैसा रोज आ रहा है और कितना जा रहा है और किस पर खर्च हो रहा है, तो कोई डिजिटल गवर्नेंस की बात ही नहीं हो सकती। और RTI की तो ये सरकार दुश्मनी है, मतलब ये लगातार कोशिश करते रही उसको वीकन करने के लिए, और ये जीता जागता उदाहरण है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ही पारदर्शी नहीं रहना चाहता है। तो कहना कि हम पारदर्शी रहेंगे, RTI के तहत आएंगे, ये दिखाता है कि ये क्या करना चाह रहे। और यदि ये कोरोना जैसे जगह जहां हर व्यक्ति की निगरानी चाहिए, तो वहां सबसे बुरा है।